नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव में यह साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं है, यानी सपा बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव बीजेपी की जीत से ज्यादा सपा की 34,298 वोटों से करारी हार के लिए चर्चाओं में है। उन्होंने आगे कहा कि बीएसपी अब जब अधिकांश उपचुनाव नहीं लड़ती है और यहां भी चुनाव मैदान में नहीं थी, तो अब समाजवादी पार्टी अपनी हार के लिए कौन सा नया बहाना बनाएगी। अब अगले महीने मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में आजमगढ़ की तरह ही समाजवादी पार्टी के सामने अपनी पुरानी सीटों को बचाने की चुनौती है। अब देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी जीत पाएगी या फिर यह फिर साबित होगा कि बीजेपी को हराने में वे सक्षम नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में इस पूरे मामले से संबंधित जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई योग्य मान लिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुनवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए सोरेन को बड़ी राहत दी है। देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ गलत तरीके से खनन लीज पट्टा आवंटन करने और उनके करीबियों द्वारा शेल कंपनियों में निवेश का आरोप लगाते हुए जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका की वैधता को झारखंड सरकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर झारखंड उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। जिसके बाद सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया तो 17 अगस्त को इस मामले पर शीर्ष अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिस पर आज अपना फैसला सुनाते हुए शीर्ष अदालत ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने शेल कंपनियों में निवेश और खनन पट्टे में अनियमितता को लेकर सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को भी रद्द कर दिया है जिसमें उसने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने हमारा क्लियर पक्ष था कि ये शिवशंकर शर्मा जो है ये मोटिवेटेड पीआईएल फाइल करता है और इसके ऊपर इसके पास कोई आधार नहीं है। जो एलिगेशंस लगाए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ या फिर अन्य ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ या किसी भी के भी खिलाफ एलिगेशंस लगाने मात्र से बिना आधार के और उसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए पीआईएल इस तरह से। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए ये कह दिया कि ये पीआईएल निराधार है और मेंटेनेबल नहीं है। और जो जजमेंट हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया था कि इसको मेंटेनेबल मानते हुए इसको चलाने का जो आदेश दिया गया था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है। अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बीजेपी भले ही स्वागत कर रही हो, लेकिन बीजेपी की मंशा पर कहीं न कहीं पानी फिरता जरूर नजर आ रहा है। हालांकि बीजेपी को अभी भी बहुत सारी उम्मीदों के साथ यह कहना पड़ रहा है कि सोरेन कब तक इस तरह से भागते रहेंगे। वहीं बीजेपी विधायक समरीलाल का कहना है कि सीएम को इस्तीफा देकर राज्य में सुचिता लाने का संदेश देना चाहिए। कब तक इस तरह से भागते रहेंगे? सच्चाई है वो सामने आएगी और हेमंत बाबू को तो एक शानदार मिसाल पेश करना चाहिए अपने बुजुर्गों का। जो राजनीति की एक परंपरा है, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और इस्तीफा देकर इस तरह से जो अभी रैली और राज्यपाल तपरखान कहाँ जा रहे हैं इनके जो लोग, उनको कम से कम एक संदेश देना चाहिए कि मैं राजनीति में सुचिता लाना चाहता हूँ। तो सुना आपने बीजेपी के विधायक समरीलाल को, जो इस्तीफे की मांग पर अभी भी अड़े नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस और जेएमएम के नेता सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले को अपनी बड़ी जीत के रूप में देख रहे हैं। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। उधर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं
और एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इस कड़ी में सोमवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश की मंडी में जनसभा को संबोधित किया। मंडी के दारंग में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा किया और 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाया गया। आज देश में जो बदलाव दिख रहा है वो पीएम मोदी के नेतृत्व की वजह से ही है। कभी उपेक्षित रहा भारत आज दुनिया का नेतृत्व कर रहा है। कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ सदैव रहा। माफिया, हर प्रकार का माफिया, भाइयों बहनों, वह ड्रग का माफिया हो, वह पशु माफिया हो, वह खनन माफिया हो, वह भू माफिया हो, वह वन माफिया हो, ये जितने भी माफिया हैं, कांग्रेस का उससे बहुत नजदीक का संबंध है। और अपने शासनकाल में कांग्रेस ने यही किया है। आपने देखा होगा टेलीविजन में वो दृश्य, जब उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार आई और वहां के माफिया भागने लग गए, तो एक माफिया ने पंजाब में आकर के कांग्रेस की सरकार की यहां शरण ली थी और मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा था, फिर उस माफिया को यहां से वापस उत्तर प्रदेश में लेकर के गया था। आज हिमाचल का नौजवान चाहे तो जम्मू कश्मीर में जाकर के अपनी जमीन खरीद सकता है, वहां मकान बना सकता है, वहां अपने लिए सब कुछ कर सकता है, लेकिन कांग्रेस ने अधिकार छीना था अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने अधिकार आपको दिया। क्या कश्मीर से धारा 370 कांग्रेस हटा पाती? मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस हटा पाती? क्या अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कांग्रेस करा पाती? और भाइयों बहनों, क्या ये एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस का नेतृत्व कर पाता? भाइयों बहनों, जब कांग्रेस न आपको सुरक्षा दे सकती है, न सम्मान दे सकती है, न विकास करा सकती है, तो फिर कांग्रेस को हमें चुनना ही क्यों है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ये नहीं कह सकता है कि पहले मैं और फिर देश, कभी नहीं कहता। पहले देश, फिर पार्टी और फिर स्वयं का अस्तित्व, ये भारतीय जनता। लेकिन कांग्रेस के लिए पहले उनका स्वयं का स्वार्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। देश हित से आपने देखा होगा, जब भी देश पे संकट आता है, दोनों भाई बहन देश छोड़ करके चले जाते हैं। आपने बताओ, दोनों भाई बहन को कभी देश के अंदर, देश के किसी संकट में देखा है क्या? कोरोना कालखंड में कहीं सेवा करते हुए देखा है क्या? कहीं किसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दे पर कभी देश के साथ खड़े होते हुए देखा है क्या? कांग्रेस आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। चीफ जस्टिस यूयू ललित के नेतृत्व में 5 जजों के पीठ ने 3-2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी। बाकी 3 जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान के मूल भावना के खिलाफ नहीं है। बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण मिला है और जारी रहेगा। ईडब्ल्यूएस कोटा अब केंद्र के संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है आज, और 5 में से 3 जजों ने समर्थन में अपना फैसला सुनाया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक अनामत के आधार पर जो फैसला दिया है वो सही में पूरे समाज को स्पर्श करता हुआ फैसला है। भारत में कई जगहों पर अनामत को लेकर काफ़ी आंदोलन हुए हैं। गुजरात में भी ऐसा एक आंदोलन हुआ था और उस टाइम सरकार ने जो निर्णय लिया कि 10% आर्थिक अनामत के आधार पर अनामत दी जाए, और इसी हिसाब से सरकार ने जो डिसीजन लिया था उसके अगेंस्ट में काफ़ी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के बंधारणीय बेंच ने जो फैसला दिया है उसका हम
तहे दिल से स्वागत करते हैं। आधार पर भी जो कमजोर लोग हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, जिनको EWS कैटेगरी कहते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उनके लिए आरक्षण का प्रावधान की शुरुआत बिहार ने ही की थी और खास तौर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ये एक कैटेगरी, ये एक श्रेणी बनाई थी आरक्षण देने के लिए कि विभिन्न जातियों में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको हम 10% आरक्षण देंगे। और आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसे सही कहा है, तो इसका तो सीधा अर्थ निकलता है कि बिहार सरकार की सोच बिल्कुल सही थी। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुमत से नरेंद्र मोदी सरकार के इस निर्णय की वैधता पर अपनी मोहर लगा दिया, जिसके द्वारा ऊंची जाति के गरीब लोगों को 10% का आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था। हम इस निर्णय के लिए नरेंद्र मोदी सरकार को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट। गया जिले के डुमरिया प्रखंड के मैगरा थाना क्षेत्र के पचमा गांव में एक महिला को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इसके साथ ही पटना से फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा कर लिए। सिटी एसपी अशोक प्रसाद मृतका के घर पहुंचकर उसके बेटे सोनू से बात कर घटना की पूरी जानकारी ली है। वहीं मामले को लेकर एसपी अशोक प्रसाद ने कहा है कि यह घटना बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली है। लोगों ने अंधविश्वास में एक महिला को जिंदा जला दिया था और इस मामले में अब तक 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि पीड़ित परिवार द्वारा 63 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं इस मामले की स्पीड ट्रायल के जरिए अब सुनवाई की जाएगी। तो डुमरिया प्रखंड के सिवरा पंचायत क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर यह बड़ी वारदात हुई है। मामले में 14 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। 63 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। बल्कि बता दें कि दरअसल एक महिला को डायन बताकर जिंदा जला दिया गया है और भीड़ ने एक महिला को जिंदा जलाया है और अब पूरे मामले की पड़ताल कर रही है पुलिस। जांच पड़ताल की जा रही है और मामले में अब तक कार्रवाई करते हुए 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जबकि परिजनों की तरफ से 63 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पचमा गांव है, थाना मैगरा पड़ता है। यहाँ हम लोग को आज सूचना मिली कि एक डायन कह के एक महिला को जो है जिंदा जला देने की घटना घटी है। इस सूचना पे हम लोग आए हैं। यहाँ पे आए हैं तो प्राइमा फेसी हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि हाँ बात में सत्यता है। और घर में घुस के जो गांव में कुछ लोग ओझा को बुला करके और मीटिंग करके फिर इन पे डायन का आरोप लगा करके अटैक करके मॉब लिंचिंग किया गया और फिर उनको जला देने की घटना प्रकाश में आई है। और हम लोग जो भी लोग मतलब जिनका नाम बता रहे हैं उनके विरुद्ध अभी हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। डायन कह के मामला घटाया है सर, ऐसा किए है सब सर। किसके पीछे ये लड़ाई चल रही थी? ये चर दो भुइयां के पीछे लड़ाई चल रही थी। उसको बेटा ने मर गया था रात में सोए और वो कह रहा है कि नहीं डायन है, तू खा गया है हमारा बेटे को। यही कह करके हम कि चलो भाई जैसे भी सबूत करो वैसे हम तैयार है सर। पंचायती से कहो हमको पर रात में आए मारने काटने, तो हमने आवेदन दिए थाना में सर। तो फिर आए तो कहे कि नहीं पंचायती कर लो, पंचायती पर भी तैयार हुए सर। और मार के घर में ढूक करके किवाड़ी बेड़ा सारा तोड़ करके फिर दीवार तोड़ करके सबने हमारे ऐसे कर रखे हैं सर। घटना घटी है, लोग 3 बार पंचायती कर चुके हैं। तो हम लोग एक बार प्रशासन पकड़े, तो प्रशासन को दिए। तो मुखिया सरपंच वार्ड सचिव जितना थे वो लोग कहे ना कि सो एक कलंक है, समाज में रहने के लिए कलंक है। इस कलंक के मिटाने के लिए इसका प्रतिनिधि मानना पड़ेगा आप लोग के। तो मान लीजिए हम कहे कि थाना की ओर से हम लोग मानेगा। अगर थाना मानता है तो वहीं से डेटिंग ले लीजिए, उसके बाद थाना पर भूत लेंगे हम लोग। से भी बोले तो कहे कि थाना भूत एक लाइन में नहीं मानता है। तो हम लोग कहे ठीक है, तो भूत नहीं मानता है तो फिर हम लोग का डेट रखा। सहारनपुर जनपद के देवबंद पहुंचने पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने रेलवे स्टेशन पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण भी किया।
वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देवबंद रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय मॉडल का रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और देश भर में आज लगभग 200 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने का प्लान भी तैयार किया गया है, जिसमें देवबंद को शामिल किया गया है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में शामिल है। स्टेशन का अभी इंस्पेक्शन किया, देवबंद रेलवे स्टेशन को किस तरह से मॉडर्नाइज करें, वर्ल्ड क्लास स्टेशन की जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो संकल्पना है, जिसके अंतर्गत आज करीब 200 स्टेशन का मॉडर्न करने का मास्टर प्लान बन रहा है, उसी में आज देवबंद स्टेशन को जोड़ा गया है और देवबंद स्टेशन को वर्ल्ड क्लास मॉडर्न स्टेशन बना जाएगा। स्टेशन का अभी उधर सिद्धार्थनगर में सीएमओ के आदेश का स्वास्थ्य कर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। दरअसल लगातार कई बार ट्रांसफर होने पर भी सौरभ पांडे जोगिया सीएससी पर तैनात हैं, जिसका वीडियो और लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि बीएसएल लैब 2 पर पहुंचकर अभद्रता करने के मामले पर दोषी पाए जाने पर जोगिया सीएससी से उत्तरी बाजार शोहरतगढ़ उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। वायरल वीडियो 5 दिन पुराना बताया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगिया में सौरभ की अभी भी तैनाती है। तो सीएमओ के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है, कोई असर नहीं हो रहा है सीएमओ के आदेश का। सौरभ पांडे जोगिया सीएससी पर तैनात है, जबकि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है। सीएमओ ने ट्रांसफर के आदेश दिए थे, बावजूद इसके अभी भी उस ट्रांसफर आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और सीएमओ के आदेश की अवहेलना की जा रही है। सौरभ पांडे जोगिया सीएससी पर अभी भी तैनात है, जबकि उनका ट्रांसफर हो चुका है यहां से। कौशाम्बी के सिराथू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था का आलम इस कदर है कि सीबीसी की जांच तक यहां नहीं हो पा रही है। वहीं कई बार शिकायत देने के बाद भी ठीक नहीं हो रही मशीन के कारण मरीजों को कोई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सीएससी सिराथू के बाहर प्राइवेट पैथोलॉजी पर जांच के लिए खुद कर्मचारी मरीजों को भेज रहे हैं और जिसके कारण प्राइवेट पैथोलॉजी मालिक मालामाल हो रहे हैं। मरीजों को प्राइवेट लैब में जांच कराना पड़ रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में असुविधा का आलम भी देखने को मिला है। सीबीसी की जांच नहीं होने से मरीज परेशान हो रहे हैं लगातार और मरीजों को प्राइवेट लैब में जांच के लिए भेजा जा रहा है। उन्हें प्राइवेट लैब में जांच करानी पड़ रही है और इस वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में असुविधा का आलम बदस्तूर जारी है। स्वास्थ्य मंत्री के निर्देशों के बावजूद भी लगातार जिस तरीके से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर स्वास्थ्य महकमे में लापरवाही देखने को मिल रही है, तो यही तस्वीरें कौशाम्बी से सामने आई हैं, जहां पर सीबीसी जांच के लिए मरीजों को प्राइवेट पैथोलॉजी में भेजा जा रहा है। प्राइवेट पैथोलॉजी में जा कर के मरीज अपनी जांच कराने को मजबूर हैं और ऐसे में उन्हें बेहद समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रायबरेली में सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के सैकड़ों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और बीएड के छात्रों ने डीएम से फरियाद लगाई है। कर्मयोगी डिग्री कॉलेज के छात्राओं ने यह फरियाद लगाई है। अन्य कॉलेज का रिजल्ट आने के 1 महीने बाद भी कर्मयोगी डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले बीएड के सैकड़ों छात्रों का रिजल्ट अब तक नहीं आया है। रिजल्ट न आने के चलते छात्रों में नाराजगी देखी जा रही है। रिजल्ट ना आने से छात्रों में नाराजगी देखने को मिल रही है। बीएड की ये छात्राएं हैं जिन्होंने जिलाधिकारी से शिकायत की है, जिलाधिकारी से अपील की है कि उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है और इस वजह से वो परेशान है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र छात्राएं किस तरीके से परेशान नजर आ रही हैं और अपना ज्ञापन लेकर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे हैं। इधर में लटका हुआ है इनका भविष्य। सीएसजेएम यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला है, जहाँ पर बीएड छात्र छात्राओं का
रिजल्ट नहीं आया है, जिससे छात्रों में काफ़ी रोष भी देखने को मिला है। आठ अक्टूबर को सारे कॉलेज का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से है। बट हम लोग की समस्या ये है कि कोई बता नहीं रहा है कि कमी कहाँ है, और इससे हम लोग को प्रॉब्लम ये हो रही है कि सीटेट में हम लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और आगे हमारे फ्यूचर के लिए भी दिक्कत है अगर टाइमली रिजल्ट नहीं आता है। किस चीज़ का रिजल्ट नहीं पता चल रहा है? ये आपका बीएड सेकेंड ईयर का था हम लोग का, 2022 का। कितने स्टूडेंट? इस कॉलेज में कम से कम 108 छात्र जो हैं, मतलब सारे छात्र छात्राएँ हैं, हाँ, इन्वॉल्व हैं। बट हम सभी कर्मयोगी डिग्री कॉलेज मुलियामऊ रायबरेली बीएड के 2020-22 के छात्र हैं। 8 अक्टूबर को हम लोगों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें हम लोगों की परीक्षा भीमराव अंबेडकर कॉलेज ऊंचाहार में हुई थी। वहाँ हमारे जैसे कॉलेज के 4 सेंटर बनाए गए थे। अन्य मुरादाबाद में पेड़ की डॉल खंभे पर गिरने से शॉर्ट सर्किट हो गई है, जिसके बाद पटाखों की तरह तार जलते नजर आए हैं। बता दें कि मुरादाबाद के थाना मझूला क्षेत्र की बुद्धि विहार कॉलोनी में पेड़ काटने के बाद डाल बिजली के तारों में गिरने से शॉर्ट सर्किट हो गई है, और जिसके कारण आसपास के तार खाक हो गए हैं। वहीं बड़ा हादसा होने से भी टल गया है। आगे बता देंगे आपको कि लगभग 30 सेकंड तक ये भीषण शॉर्ट सर्किट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति डॉक्टर विनय पाठक पर भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में यूपी एसटीएफ ने रविवार को एक और गिरफ्तारी की है। विनय पाठक के कमीशन की रकम का प्रबंध करने के आरोप में डीएलएफ गुरुग्राम निवासी इंटरनेशनल बिजनेस फर्म अलवर राजस्थान के मालिक अजय जैन को गिरफ्तार किया गया है। आरोपित कंपनी के खाते में कमीशन के 63 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे, जिससे पहले पाठक के करीबी अजय मिश्रा को एसटीएफ गिरफ्तार कर चुकी है। जिंदगी की लाइफलाइन कही गई मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखने के लिए लोग जागरूक हो, इसके लिए कानपुर में मिनी मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें 5000 से ज्यादा लोगों ने भाग लिया। सीआईआई, जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा आयोजित मिनी मैराथन में गंगा थीम सॉन्ग्स पर लोगों ने जमकर मस्ती भी की। 4 राउंड में मिनी मैराथन आयोजित हुई है। 21 किलोमीटर दौड़ की शुरुआत ग्रीन पार्क के इस्कॉन टेम्पल तक की रही है, और इस दौरान कानपुर मंडलायुक्त राजेश शेखर ने बताया कि रन फॉर गंगा थीम पर इसका आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि जितने लोगों के आने की उम्मीद थी, उससे ज़्यादा लोगों ने इसमें भाग लिया है, और जितने भी लोग इस मिनी मैराथन में भाग ले रहे हैं आज कानपुर शहर में सीआईआई द्वारा पहली हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है, और ये प्रोफेशनली ऑर्गेनाइज हाफ मैराथन है, जिसमें यूपी स्टेट एथलेटिक एसोसिएशन और एम्स जैसी संस्थाओं का एक्रेडिटेशन है। और आज इस हाफ मैराथन में 5000 से ज़्यादा लोग भाग ले रहे हैं और दौड़ रहे हैं एक स्वच्छ कानपुर, एक स्वच्छ गंगा के लिए। आज एक इवेंट यहाँ पे किया गया है कि जिसका जो थीम है रन फॉर गंगा, गंगा को स्वच्छ रखे, गंगा को अविरल रखे, उस उद्देश्य के साथ ये हाफ मैराथन आयोजन किया गया है। और जिसमें आप देखेंगे तो 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि 2 से 3000 रजिस्ट्रेशन होंगे, बट बहुत ही हर्ष का विषय है कि 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो उनका जो एक उत्साह और जोश देके एक अच्छा लगने लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।